हटियो मत। नमस्कार साथियों, कल हम लोगों ने साइकोलॉजी का पार्ट 1 का एक का पहला भाग कंप्लीट किया था और ये उसी का पार्ट 2 है। जहाँ लोग पार्ट 2 में, जैसा कि कल मैंने बताया कि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, कल पढ़ा। सबसे पहले गर्भावस्था क्या है, शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था, पूरावस्था क्या है। आज पॉसिबिलिटी है कि आवाज़ वगैरह ठीक ठाक होगी, सब कुछ प्रॉपर होगा। तो हमने कल जितना पढ़ा के आगे का आज हम चैप्टर को, पहला भाग नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाकर के देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ही लेंगे आप लोग। और अध्याय 1 पढ़ रहे हैं और अध्याय 1 में आज मैंने इसको कंक्लूड कर लिया, क्योंकि दिक्कत होती थी ना, आपको लोगो वगैरह आता था तो दिख नहीं रहा था, थोड़ा हो रहा था। और अब हम बात करते हैं कि आगे, इसके आगे की हम लोग बात करते हैं। अध्याय 1 भाग 2, चैप्टर का नाम विकास की अवधारणा, अधिगम के साथ उसका संबंध। और भाग 1 में हम लोगों ने कंटिन्यू किया अवधारणा, विकास का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा, बाल विकास की अवस्थाएं कल हमने खत्म किया। बालक के विकास की बहुत सी अवस्थाएं हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से अधिगम है। कल हमने गर्भावस्था को समझा, शैशवावस्था को समझा, बाल्यावस्था को समझा, वही संधि को खत्म किया और कल ही हमने अवस्था को समाप्त कर लिया था। भाग 1 इतना फिनिश किया और आज हमें जो करना है वो है महत्वपूर्ण तथ्य इस चैप्टर के और महत्वपूर्ण कथन। हमें तथ्य समझ, कथन समझ, तो हम फैक्ट की ओर। और महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला फैक्ट है कि रॉस के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं। देखो ये क्यों फैक्ट हम लोग, रीजन ये है कि जब मैं कल पढ़ रहा था तो आप लोगों को हो सकता है ये समझ, हाँ श्याम यादव कह रहे हैं नमस्कार सर जी, नमस्कार जी नमस्कार। तो कल जब हम लोग फैक्ट पढ़ रहे थे तो हो सकता है मे बी आपको ये समस्या कि साहब हमने तो शैशवावस्था को जन्म से लेकर 3 वर्ष तक पढ़ा है, कोई कहेगा साहब हमने जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, कोई कहेगा जन्म से 6 वर्ष तक पढ़ा है। कल जो हमने वर्गीकरण पढ़ा था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सामान्य वर्गीकरण मानक है। आज जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने वर्गीकरण हैं। जैसे रॉस कहते हैं कि मेरे रॉस के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं, और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? पहली है शैशवावस्था, दूसरी है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी उत्तर बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। क्लियर है? अगर मैं शैले की बात करूं तो शैले कहते हैं कि बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगर मैं हरलॉक की बात करूं तो हरलॉक कहते हैं कि बालक के विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोर। ये इतनी सी। देखो यहाँ थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाली चीज हो सकती है कि साहब एक है शैशवावस्था और दूसरी, देखो इनको तुम ऐसे समझ सकते हो, हरलॉक, ईवी हरलॉक, जिन्हें हम वास्तविकता में ये एक महिला थी, और इनका मानना है कि शैशवावस्था वो काल होता है जब कोई भी बालक जन्म से लेकर 14 दिन तक जो उसका जीवन काल है वो उसका इन्फेंट काल है, इन्फेंसी काल है, और 14 दिन के बाद वही बालक हो जाता है शिशु। तो साहब इन्होंने शैशवावस्था को 2 भागों में बांट दिया, एक दिया शैशवावस्था और दूसरा बोल दिया शिशु अवस्था। क्लियर है इतनी सी बात? चलो ये हमने फैक्ट पढ़े। तो मेरा प्रयास ये रहता है जहाँ तक संभव हो मैं आपको क्लासरूम में सारी कुछ चीज़ें याद करा, आपको कॉपी या कोई नोट्स पकड़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए हम लोग
बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं। साहब कल हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या चीज है, हम लोग कर लेते हैं, है ना। चलो आगे हम लोग चलते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य पहला हमने पढ़ा और ये पढ़े कि साहब वर्गीकरण भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा क्या दिया गया। आगे हम चलते हैं और अगला है कि नवजात शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर या 20। आप छोटे बच्चे को जब भी नापोगे तो आप देखोगे कि उसकी जो लंबाई है वो या तो 50 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में नाप तो 50 सेंटीमीटर या अमूमन 20 इंच बैठेगी। ऐसा नहीं है कि साहब हमारे बच्चे की तो 21 इंच है, अब ऐसा नहीं है कि साहब हमारा तो 18 इंच का ही रह गया। हमने एक सामान्य वर्गीकरण लिया है कि सामान्य बालक जो कि सामान्य रूप से खा पी रहा है, हष्ट-पुष्ट अच्छा मिला है, न्यूट्रिशन ठीक ठाक मिला है, उसकी सामान्यतः बालकों की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर। क्लियर इतनी सी। नवजात शिशु के वजन की बात कर ले। नवजात शिशु का जो वजन है वो जन्म के समय कितना है साहब, 3.5 किलोग्राम से 5.5 किलो। अब ये तो हमारे किलोग्राम एमकेएस पद्धति की बात हो गई। अगर कोई हमसे पौंड में पूछ ले, फुट पौंड सेकंड एफपीएस पद्धति में, तो हम कह देंगे साहब 6.5 पौंड से लगभग 7.5 पौंड तक बालक का वजन हो। क्लियर इतनी सी बात। अगला है नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम तथा वयस्क के मस्तिष्क का भार 1200 ग्राम से 1400 ग्राम है। लेकिन वास्तविकता में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें जो छोटा बालक है उसका सिर बहुत थोड़ा सा दिखाई देगा, बहुत बड़ा सा दिखाई देगा। आगे हम एक फैक्ट पढ़ेंगे, इसमें लिखा होगा कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई के 1/4 होती है। इसका अर्थ ये है कि नवजात शिशु का जो, दीपक कुमार कह रहे हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे सर जी, सर जी जितेंद्र पाल सिंह सर बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आगे हम लोग एक कथन पढ़ेंगे कि साहब जो हमारा बालक है, नवजात शिशु है, उसके सिर की कुल लंबाई शरीर की लंबाई के 1/4 होती है। का अर्थ ये कि अगर हम शरीर को 4 भागों में बांट करके देखें तो एक हिस्से में तो हमें नवजात शिशु का क्या दिखाई देगा, सिर ही सिर, अर्थात बहुत बड़ा होता है ये कहने। लेकिन वास्तविकता में अगर उसके हम वजन की बात कर लें तो उसके जो मस्तिष्क का भार है वो मात्र 350 ग्राम होता है और वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार है वो 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। अगर मैं हड्डियों की बात करूं तो हड्डियों की बात कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270, बाल्यावस्था में 300 और आपके किशोरावस्था में 206 होती हैं, या कह सकते हैं कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इस लॉजिक को जल्दी समझते हैं, लॉजिक क्या है इसके। तो लॉजिक सिर्फ इतना सा है, बालक है जब वो पैदा हुआ तो उसके पास हड्डियों की संख्या 270 थी, थोड़ा ग्रो अप किया, खेला कूदा, तो वो जो 270 हड्डी हैं बाल्यावस्था में जब आएगा खेलेगा कूदेगा तो क्या होगा कि एक एक हड्डी प्रस्फुटित होकर के 2-2, 3-3 प्रस्फुटित हो जाएगी और वो एक एक हड्डी 3 हड्डियों का निर्माण करेगी। जितना खेलेगा इतना एक्टिव रहेगा, उतनी स्फूर्ति आएगी और जितनी अधिक स्फूर्ति आई बालक उतना ही क्या होगा कि बालक में हड्डियों की संख्या जो 270 थी वो बढ़कर के हो जाएगी 300 हड्डी। और अब क्या होना है, सीधा यादव करिए गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग में। आगे चलते हैं। अब देखो कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 क्यों हुई, क्योंकि साहब अब क्या होना है कि बाल्यावस्था में बालक खेल रहा था और जैसे जैसे किशोर होगा, जैसे जैसे एडोलेसेंस एज की ओर जाएगा वैसे वैसे, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डब्ल्यू यादव, गुड इवनिंग। तो अगर अभी मैंने कहा कि साहब हड्डियों की संख्या 206 हो जानी है, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग करा दो एक बार सभी, हाँ की। चलो तो अभी हमने कहा साहब हड्डियों की संख्या 206 क्यों हो जानी है, तो वो इसलिए हो जानी है क्योंकि बालक अब मैच्योर होगा, परिपक्व होगा और 2-2 हड्डियां मिलकर के 3-3 करके और अब एक हड्डी का निर्माण होगा। क्लियर है इतनी सी बात। तो साहब हड्डियों की संख्या जब 3 हड्डी से मिलकर के एक हड्डी बनेगी तो हड्डी घटेगी या बढ़ेगी, साहब सीधी बात है घटेगी, मिलकर के एक एक पुष्ट हड्डी का निर्माण कर। और प्रताप यादव गुड इवनिंग। चलो तो अभी मैंने कह दिया कि साहब इसी कारण से नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270, बाल्यावस्था में 200 और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती। ऐसे पढ़ो घर जाकर के या दूसरी बार लाइव क्लास के बाद तुम्हें देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, प्रयास करो कि यहीं कहीं याद हो जाए। हमने अभी तक 3 फैक्ट पढ़े,
पहला फैक्ट हमने पढ़ा कि नवजात शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर या 20 इंच है। दूसरा फैक्ट हमने पढ़ा कि नवजात शिशु का वजन 3.5 5.5 किलोग्राम या 6.5 पाउंड से 7.5 पाउंड तक होता है। और तीसरा फैक्ट हमने पढ़ा कि साहब नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम, वयस्क के मस्तिष्क का भार 1200 ग्राम से 1400 ग्राम और नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या 270, बाल्यावस्था में 100 और किशोरावस्था में 106 या वयस्क मनुष्य। ये इतनी सी बात। चलो अगला पॉइंट है, यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, डार्कनेस आ गई है, कि नवजात शिशु एक दिन में 20 से 21 घंटे तक सोता है। इस बालक को देखो सोते हुए आराम से सो। कारण क्या है इसका, जल्दी से लॉजिक समझ लेते हैं। कारण ये था कि अभी अभी माँ के गर्भ से ये बाहर आए हैं और बाहर की प्रकृति से इनका अनुकूलन नहीं हो पाया, एडप्शन नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे, ये आंख खोलेंगे वैसे ही रोएंगे और आंख बंद होगी तो आराम से अपने सो रहे होंगे मस्ती से। तो साहब इसीलिए नवजात शिशु दिन भर की 24 घंटे में लगभग 20 तक सोता है। क्लियर है इतनी सी बात? ये फैक्ट हमारे क्लियर। आगे चलते। अगला है कि नवजात शिशु के जो हृदय की धड़कन है तो वो 140 हार्ट बीट पर मिनट तक धड़कता है। 4 वर्ष में वो 100 हार्ट बीट पर मिनट हो जाता है और 6 वर्ष में जाते जाते 70 हार्ट बीट पर मिनट हो जाता है। क्यों हो जाता है, जल्दी से लॉजिक समझते। देखो अब ऐसा तो है नहीं, बालक छोटा है तो उससे हम ये कह सकते हैं। हाइट क्या है, पहले तो हाइट को समझ। आवाज कट कट के आ रही है सर जी। हाँ तो अभी चलो प्रयास करते हैं। अभी जैसे और तो लोग बोल रहे हैं कि आवाज तो सही, क्या दिक्कत है? देखो एक बार, मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकती है, रिफ्रेश करके एक बार दोबारा चला लो, है ना। चलो तो हम लोग इस लॉजिक को समझते हैं कि लॉजिकल चीज है क्या। ये लॉजिकल चीज, हार्ट का काम होता है ब्लड को सर्कुलेट करना, रक्त का परिसंचरण करना। और रक्त का परिसंचरण, बालक छोटा है, उस हार्ट को काम उतना ही करना है जितना कि बड़े व्यक्ति के हृदय को करना है। रक्त का परिसंचरण अर्थात रक्त को सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, पूरे हमारे वेन्स तक, हड्डियों के हाथ, मतलब हाथों की उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों तक, पूरे मस्तिष्क, पूरा ब्लड को सर्कुलेट करना है। अब ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि छोटे बालक का हृदय है तो तुम कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हारा छोटा सा हृदय है तो तुम एक काम करो कि केवल इन बाजुओं तक हाइट को पहुंचा दो, आगे हाइट वो ब्लड को मत पहुंचाओ, कोई दिक्कत। ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तुम्हारा छोटा हृदय है या बड़ा हृदय है, काम तुम्हें पूरा करना। यही कारण है कि बालक का हृदय छोटा, काम अधिक। तो जब कोई व्यक्ति छोटा है आकार में, काम अधिक करेगा तो हार्ट बीट या कोई चीज उसे ज्यादा बार करनी पड़ेगी या कम बार करनी पड़ेगी? ज्यादा बार करनी पड़ेगी। ये नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 140 हार्ट बीट पर मिनट होती है और धीमे धीमे वो करता जाता है। 4 वर्ष 100 हार्ट बीट पर मिनट और 6 वर्ष तक पहुंच 72 हार्ट बीट पर मिनट तक। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए यार देखो ये फैक्ट आ गया। मैंने तभी कहा था कि नवजात शिशु के सिर की कुल लंबाई शरीर की कुल लंबाई के 1/4 होती है। अब तुम इस बालक को देख लो, इस बालक का सिर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, नवजात शिशु, और नीचे का धड़ देखोगे तो बहुत छोटा सा हो। क्यों? क्योंकि साहब ये अपने आकार से इसका सिर हमें बहुत बड़ा बड़ा सा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अभी ये न्यू बॉर्न बेबी। क्लियर है इतनी सी बात? चलो फिर ये फैक्ट हैं साहब, ये यूनिवर्सल हैं, ऐसे के ऐसे ही रहने हैं, करना है ना बढ़ना है। ठीक है, आगे बात करते। हमने अभी तक क्या क्या बात की है? नवजात शिशु की लंबाई की बात कर ली, वजन की बात कर ली, और हमने बालक के किसी की बात की है, हमने बालक कितना घंटे सोता है, उसके मस्तिष्क के भार की बात की है, उसके हड्डियों की संख्या की बात की है। और अब हम बात करते हैं कि नवजात शिशु जन्म के समय अस्थायी दांत कब निकलते हैं, स्थायी दांत कब निकलते हैं, और उसका भाषा विकास किस प्रकार चलता है। तो पहली बात करते हैं हम किस चीज की, हम बात करते हैं कि अस्थायी दांत या स्थायी दांतों की बात कर लेते हैं। चलो देखो, जो अस्थायी दांत हैं जिन्हें हम हिंदी में दूध के दांत भी कह देते हैं, ये जन्म से लेकर 5-6 महीने तक, 6 महीने बाद निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर कोई पूछे कि साहब सबसे पहले कौन सा दांत निकलेगा, तो साहब नीचे के 2 दांत अमूमन सामान्यतः निकल, कुछ बालकों के ऊपर के भी दांत का एक भी निकल सकता है। तो हमने सामान्यतः ये समझा, याद करने वाली चीज ये है कि जन्म से लेकर 6 महीने बाद दूध के दांत या अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। कोई पूछे अस्थायी दांतों की संख्या, तो साहब संख्या 20 है। कोई पूछे कितनी उम्र तक निकल आते हैं, साहब 4 से
तक अस्थायी दांत पूरे निकल आते हैं। फिर इतनी सी बात। अब बात करते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत क्या है? स्थायी दांत 12-13 वर्ष की उम्र में निकलना प्रारंभ होते हैं। संख्या इनकी 27 या 28 होती है। और एक होती है प्रज्ञादंत या अक्ल दाढ़, और अक्ल दाढ़ की संख्या 4। और अक्ल दाढ़ जब निकल आएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी दांतों की? 27 और 4 31, और इसके 28 होंगे ऑलरेडी, उसके 28 और 4 32, अर्थात 32 ही हो गई तुम्हारी पूरी। क्लियर है इतनी सी बात? चलो आगे चलते हैं। अगला है जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को एक भी शब्द का ज्ञान। ये भाषा ज्ञान की बात कर ले, अर्थात जब बालक छोटा होगा तो 8 या 9 माह तक अमूमन एक भी शब्द का ज्ञान नहीं। जब 12 माह की अवस्था में पहुंचा तो 3 से 4 शब्द सीख गया। जब 18 माह की अवस्था में पहुंचा तो उसे लगभग 10 से 12 शब्द आना गए, और 2 वर्ष के अंत में लगभग 3 शुरू हो गए। इसका अर्थ ये है, अब देखो ऐसा मत कहना यार हमारे पास कोई मीटर है और हमने बालक में वो मीटर डाला तो बालक से कहा कि बोल कितना शब्द जानता है, तो बालक ने कहा कि साहब 4 शब्द जानता है। एक सामान्यतः ऐसा माना गया, और किसके द्वारा माना गया? संपशम लिपसिट के द्वारा ये वर्गीकरण दिया गया है। कहा कि साहब सामान्यतः हमने ये देखा है एक बालक इसकी वर्ष है 4 या 3 1.5 वर्ष की उम्र में 10 से 12 शब्दों का ज्ञान रखता है, और 2 वर्ष की उम्र में लगभग 300 शब्दों का ज्ञान रखता है। क्लियर है इतनी सी बात? चलो अगला फैक्ट, बालक की प्रथम ध्वनि या पहली भाषा क्या है? तो वो है साहब क्रंदन या रोना। बालक की प्रथम ध्वनि क्या है? क्रंदन या रोना, है ना? सबसे पहले जब तुम पैदा हुए तो क्या कर रहे थे? तो बोलना थोड़ा ना स्टार्ट किया, हो रहे हो, कर रहे हो, उसके बाद फिर प्रॉपर ध्वनि, प्रॉपर भाषा। अगला फैक्ट है कि साहब बाल्यावस्था के कई उपनाम हैं। बिल्कुल उपनाम होंगे साहब, हमने तो जब बाल्यावस्था पढ़ी थी, जल्दी से रिवाइज कर लो। हमने क्या पढ़ा बाल्यावस्था में? कि बाल्यावस्था की जो समय सीमा है साहब होती है 6 से 12 वर्ष, पढ़ा हमने। और बाल्यावस्था जब 6 से 12 वर्ष चलनी है तो हमारे भारत में आज भी पढ़ने की मानक आयु क्या कहती है? 6 वर्ष, क्योंकि आईटी 2009 1 अप्रैल 2010 से जो लागू है वो क्या कहती है कि बालक को 6 वर्ष की उम्र कक्षा 1 में प्रवेश दे देना चाहिए। हालांकि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की 5 वर्ष के बालक को हम क्लास में एंट्री दे देंगे और क्लास 1 में उसका एडमिशन, ये पिछले वर्ष की व्यवस्था, लेकिन वर्तमान में यही व्यवस्था है। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है तो हमारे यहाँ पढ़ने की उम्र जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष। हमने प्री प्राइमरी को भी इंक्लूड कर दिया, है ना? तो देखो भाई, हमने कल पढ़ा था कि साहब बालक विद्यालय जाकर के क्या करेगा? विद्यालय जाएगा 6 वर्ष की उम्र, बाल्यावस्था। तो साहब इस अवस्था का नाम ही पड़ गया क्या? प्रारंभिक विद्यालय। गया तो मित्र मंडली बनाई, अब मंडली बना ली अर्थात समूह बना लिया, और समूह बना लिया तो हो गया समूह। समूह कह दो, टोली कह दो, इसे इंग्लिश में गैंग कह दो कि साहब गैंग में घूमता है बच्चा, गैंग। यही हो गई स्फूर्ति की अवस्था। क्यों? क्योंकि बालक खेलता अधिक है, मित्र मंडली थी उसे खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। तो खेलेगा अधिक तो साहब उसके अंदर एक्टिवनेस, स्फूर्ति तो हो गई अवस्था, और इसी को कह दिया साहब गंदी अवस्था। खेल इतनी सी बात। गंदी अवस्था क्यों? क्योंकि बालक को कितना भी तुम स्वच्छ रखो, बालक स्वच्छ नहीं, वो गंदा ही रहना है, हाइजीनिक ही रहना है। स्मार्ट स्टडी पॉइंट, गुड इवनिंग। तो वो साहब गंदा ही रहना है, कितना भी प्रयास कर लो। फिर इतनी सी बात। चलो अगला फैक्ट है कि सब खिलौने की आय और खेल की आय, इस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये। देखो कल मैंने आपको बताया, मनोविज्ञान की मैं आपको परिभाषा बता रहा था, तो मैंने बताया कि वर्तमान में जो परिभाषा प्रचलित है वो ये है कि मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का विज्ञान। यही कहा मैंने। तो मैं ये जानता हूं कि जो बालक के सामान्यता में व्यवहार में देख, वास्तविकता में वही मनोविज्ञान है, और ना इसके अलावा कोई चीज मनोविज्ञान। क्लियर है इतनी सी बस? अगर ये क्लियर है तब ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं खिलौने की आयु। देखो ये जो खिलौने की आयु है, एक्टिव रहता है कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देता है, तुरंत लाके देता है। हाँ प्रणाम प्रणाम सर। चलिए, हाँ तो आगे मैं कह रहा था कि साहब खिलौने की आयु और खेल की आयु, मैंने कहा कि बालक का व्यवहार ही उसकी उम्र का या उसकी विशेषताओं का निर्धारण करता है। तो देखो फिर जरा, ये खिलौना हमें आवश्यकता कब है खिलौने की, जरा ये बताओ। तब जब मेरे साथ संगी साथी हैं, समवयस्क साथी हैं, तब मुझे खिलौने की आवश्यकता होगी।
या तब जब मैं घर में अकेला बैठा हूं तब? तो मुझे साहब का उत्तर ये होगा कि साहब जब आप घर में बैठे हैं तब खिलौनों की आवश्यकता पड़ेगी, जब संगी साथी है तो तुम खिलौनों से नहीं फिर खेल से खेलो। जरा बताओ घर में व्यक्ति कब रहता है, घर में बालक कब रहता है? घर में बालक रहता है शैशवावस्था के अंदर। तो अगर या तो विकल्प में तुम आए खिलौने की आयो तो हो गई पूरी फैंसी शैशवावस्था, और अगर शैशवावस्था न मिले तो सही उत्तर होगा उत्तर शैशवावस्था। अगर विकल्प में तुम्हें मिला पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, तो आपकी जो उम्र होगी वो होगी साहब उत्तर शैशवावस्था। क्लियर है इतनी सी? क्या क्यों होगी? क्योंकि पूर्व शैशवावस्था में तो खुद बैठने का होश नहीं, खिलौने से कम। जन्म से लेकर 2 वर्ष का वाला खिलौनों से कम, लेकिन धीमे धीमे जो ग्रो अप करेगा तो आप चलाना सीख, कार दे दो, रिक्शा दे दो ला करके, मुझे बेबी वॉकर दे दो ला करके, ये सब देगा। बेबी वॉकर तो खैर सामान्यतः हम जन्म 2 वर्ष तक के बालक दे देते, लेकिन ये बालक तभी खिलौनों से खेल पाएगा। आवाज कम आ रही है? चलो अभी बढ़ जाएगी, अभी बढ़ जाएगी। चलो अभी अभी प्रयास करते हैं, बढ़ जाएगी। धर्म प्रताप, नाइस सर जी, सदन। चलो तो मैंने कहा कि साहब पूर्व शैशवावस्था नहीं है, वो कौन सी है? उत्तर शैशवावस्था। देखो प्रॉपर होगी आवाज, है ना? चलो ठीक है, फिर अभी होगी, प्रॉपर होगी। सर आवाज कम आ रही है गुरपाल यादव। ठीक है अभी प्रयास करते हैं सर, वी आर वर्किंग, कार्य कर रहे हैं, आवाज पर ही कार्य कर रहे हैं, अभी हो जाएगी क्लियर। तो मैंने कहा कि साहब खिलौने की आयु उत्तर शैशवावस्था है, ना कि पूर्व शैशवावस्था। पढ़ने में अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा, टाइम पढ़ोगे अच्छा। चलो तो मैंने कह दिया कि साहब शैशवावस्था है, या फिर अगर विकल्प में ना हो शैशवावस्था तो फिर उत्तर शैशवावस्था। आगे चलते हैं। खेल की आयु, खेल की आयु साहब बाल्यावस्था है या पूर्व बाल्यावस्था? अब देखो बाल्यावस्था की क्या है, जब मैं बाहर निकलने लगा, जब संगी साथियों से मिलने लगा, जब मेरी उम्र ग्रो अप कर गई, तो क्या मुझे इन खिलौनों की आवश्यकता पड़ेगी जिनसे मैं घर में खेलता था? पड़ेगी। तो अब तो इनके साथ खेलूंगा ना, क्या खेलूंगा? टीपो खेलूंगा, तोड़ लगाऊंगा, चोर सिपाही खेलूंगा, तो मैं इनके साथ खेलूंगा ना अब तो बिल्कुल वही। तो बता दो फिर खेल की आयु क्या होगी? बाल्यावस्था। और अगर बाल्यावस्था विकल्प मिले, हाँ आवाज प्रॉपर है, ठीक है ना? चलो तो अगर बाल्यावस्था ना मिले तो फिर पूर्व बाल्यावस्था। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि साहब पूर्व बाल्यावस्था क्यों? देखो सीधी बात यह है, उत्तर बाल्यावस्था है वो 10 से 12 वर्ष तक, और 10 से 12 वर्ष का बालक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, उत्तरदायित्व बढ़ेंगे, और धीमे धीमे खेल जाएगा दूर। क्लियर है इतनी सी बात? चलो तो सीधी सी बात क्या हुई साहब, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था खेल की आयु है, और शैशवावस्था या उत्तर शैशवावस्था खिलौने की आयु। अगला फैक्ट पढ़ते हैं जल्दी से। शैशवावस्था में बालक का विकास बहुत तीव्र गति से चलता है। बिल्कुल चलेगा साहब, जो बालक के विकास की प्रक्रिया है वो हमेशा वक्र में चलती है, इस चीज को ध्यान। अगर मैं ये हो गई शैशवावस्था इन्फेंसी, हो गई चाइल्डहुड बाल्यावस्था, और ये हो गई एडोलेसेंस अर्थात किशोरावस्था, तो बालक का कुछ विकास का वक्र इस प्रकार बनेगा कि शैशवावस्था में विकास की गति, बाल्यावस्था में मध्यम, और किशोरावस्था में पुनः विकास की गति तीव्र हो जाती है। इतनी सी बात। चलो अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। अगला फैक्ट है विकास के 2 क्रम हैं, जल्दी समझते हैं। देखो बालक के विकास में मुख्यतः 2 क्रम हैं। क्या है? मस्तकाधोमुख विकास क्रम, और दूसरा है केंद्राभिमुख विकास क्रम। अगर मैं मस्तकाधोमुखी विकास क्रम को कहूं तो इंग्लिश में से कह देंगे सेफेलोकोडल, और केंद्राभिमुख विकास क्रम को कह देंगे साहब प्रॉक्सिमो डिस्टल। समझते हैं ये क्या है? देखो फिर एक सीधे से अर्थ में हम ऐसे कह सकते हैं, मस्तकाधोमुखी, मस्तक से धोमुख, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर क्या है? सिर से पैर की ओर। तो मस्तकाधोमुखी हो गया एक ऐसा विकास क्रम जहां बालक सिर से पैर की ओर विकसित होता रहता है, और सामान्यतः जो हमारा विकास होता है वो कैसे होता है? इसी प्रकार होता है, सिर से पैर की ओर। ये बात हो गई मस्तकाधोमुखी विकास क्रम। ये इतनी सी बात, कोई उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। चल क्यों?
ये देखा है ना कि हमारा सिर बहुत बड़ा था, पहले सिर विकसित होगा, फिर धड़ विकसित होगा, फिर हमारे पैर विकसित। यही चीज क्या है, का दो विकास क्रम। इतनी सी बात। अगले पॉइंट की बात करते हैं, केंद्राभिमुख। थोड़ा सा कठिन लग सकता है। केंद्राभिमुख क्या है? अगर ये होता शब्द केंद्रामुख तो केंद्र की ओर, केंद्र के मुख की ओर, केंद्र की ओर। लेकिन शब्द है केंद्राभिमुख, तो केंद्राभिमुख क्या कहेगा? केंद्र से दूसरी ओर। बिल्कुल यही बात है। तो केंद्र से दूसरी ओर मतलब केंद्र से परिधि की ओर। क्लियर है इतनी सी बात? जब केंद्र से परिधि की ओर चलेगा अर्थात बाहर की ओर चलेगा। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग दीक्षा यादव, बहुत लेट जुड़े हो, आप लोगों को जल्दी आना चाहिए था, है ना। चलो, तो साहब केंद्र से परिधि की ओर विकास क्रम चलेगा। उदाहरण क्या है इसका? बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को चलाना सीखा, तो ये तो हुआ हाथ एक सेंटर हो गया, और उसके बाद एक एक उंगली को चलाना सीख गया, तो ये क्या था कि बालक का जो विकास क्रम है वो केंद्र से किधर चला? परिधि की ओर चला, केंद्र से परिधि की ओर। क्लियर है इतनी सी बात? पहले पूरे हाथ को चलाना सीखा, फिर बालक एक एक उंगली को चलाना सीख गया, ये केंद्र से परिधि की ओर वाला विकास क्रम। क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं। अगला फैक्ट है कि साहब नवजात शिशु की कुछ अवस्थाएं बहुत शानदार, और पहली अवस्था है मोरू अवस्था। समझ लेते हैं क्या है मोरू। मोरू अवस्था बहुत सिंपल सी चीज है। मनोवैज्ञानिक, हम लोग इसको सरल भाषा में बोल देते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने उसको नाम दे दी, है ना। चलो, पैर बोल रहे हैं, पैर से शरीर की ओर क्या होता है? पैर से शरीर की ओर विकास होता है। पहले आपका सिर विकसित हुआ होगा, फिर आपका धड़ विकसित हुआ होगा, और बाद में आपके पैर विकसित हुए होंगे। रहते हैं इसी बात। तो और उस विकास क्रम को हमने एक नाम दे दिया, मस्तकाधो विकास क्रम, और इंग्लिश में उसे बोल दिया सेफेलोकोडल। अगली अवस्था की ओर आते हैं, नवजात शिशु की कुछ अवस्था, इन्हें मनोवैज्ञानिकों ने कुछ नाम दे दिया है, और पहली अवस्था का नाम है पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था क्या है? जल्दी, पूर्व अवस्था के आगे कोई वस्तु लाने पर पकड़ने की जब बालक प्रयास करता है, इस अवस्था को कहते हैं मनोवैज्ञानिक के साथ ये है बालक की पूर्व अवस्था। रूटिंग क्या है? रूटिंग अवस्था बहुत सिंपल है कि शिशु का गाल छूने पर वो अपना मुंह खोल देता है, या गाल पर हाथ फिराने से वो बालक अपने मुंह को खोल देता है। ये बालक की कौन सी अवस्था है? रूटिंग। पूर्व क्या थी? बालक के सामने कोई चीज ले गए, बालक ने पकड़ने का प्रयास किया। रूटिंग क्या है? कि बालक के गाल पर हाथ फिराने से बालक ने मुंह को खोल दिया, तो ये बालक की है। की क्या कहती है? बालक के पैर के तलवे पर जब हम उंगलियां फिराते हैं, बालक अपनी पैर की उंगलियों को आगे की ओर बढ़ाता है। बालक की कौन सी अवस्था है? और अगली है फेटल एक्टिविटी। अब फेटल क्या है? फेटल माने क्या होता है? फेटल माने है भ्रूण। कल हम लोग पढ़ के आए थे कि मां के गर्भ में बालक फेटल हो गया, भ्रूण अवस्था अर्थात भ्रूण बन गया, तो बस उतनी सी बात है। और एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां, अर्थात भ्रूण की गतिविधियां, अर्थात मां के गर्भ में बालक द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं इसमें आ जाएंगी, फेटल एक्टिविटीज में आ जाएंगी। और ये है परचुनेट। कल हमने भाग 1 में क्या था? कल वो चित्र जो था उसमें हमने समझा था कि साहब ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लासेंटा से जुड़ा होता है मां के। अब हमने कल क्या समझा था कि जब किसी बालक को अम्बिलिकल कॉर्ड से काटकर मां से अलग कर दिया जाता है तो अवधि को परचुनेट कहा जाता है। क्लियर इतनी सी बात? जल्दी सभी अवस्थाओं को रिवाइज करते हैं। मोरो, बालक के आगे कोई वस्तु ले जाने पर बालक उसे पकड़ने का प्रयास करे। शूटिंग, शूटिंग क्या कहती है? बालक के गाल पर हाथ फिराने से बालक से मुंह को खोल दे। ठीक है। वेविन्स्की क्या कहती है? वेविन्स्की क्या कहती है? साहब बालक के पैर के तलबे पर जब तुम उंगली फिराओगे तो पैर की उंगलियां आगे की ओर मोड़ देगा। फेटल एक्टिविटीज क्या बोलती हैं? कि भ्रूण के द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधि। और परचुनेट पीरियड क्या कहता है? कि जब बालक को बच्चे के जब बच्चे को मां के अम्बिलिकल कॉर्ड अर्थात नार से काट करके अलग कर दिया जाता है, तो उस समय को परचुनेट पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगला है, कुछ और फैक्ट हैं, इनको ही पढ़ते हैं जल्दी से। अगला फैक्ट है कि सांप शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कहां पाई जाती है? जांघ में। ये पाई जाती है साहब फीमर। ये इतनी सी बात। अगला हमने सबसे छोटी हड्डी कहां है? कान में। कौन सी है? स्टेपीज। ये हमारा कर्ण है और कान, और ये इस हिस्से में पाई जाती है स्टेपीज। दिखाया गया है, ये लिखा है स्टेपीज। क्लियर इतनी सी बात? अगला सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। कहां पाई जाती है? जबड़े में। दांत है और ये है मैंडिबल का हिस्सा। दांत जबड़े के जस्ट पीछे का जो हिस्सा है वो मैंडिबल। क्लियर?
सबसे मजबूत तत्व या कठोर तत्व कहाँ है? दांत में। कौन सा है? ये गया इनेमल, चमक रहे हैं ना इनके वाइट वाइट, इसमें सबसे मजबूत तत्व भरा है। अर्थात दांत हमारी हड्डियों से भी मजबूत होते हैं, इन शॉर्ट अगर हम ये है ना। चलो महत्वपूर्ण ग्रंथियां, ग्रंथियों की बात करते हैं साहब। बात है कि तथ्य पढ़ रहे हैं बाल विकास के, तो बालक के विकास की पीएचडी करनी है, कहाँ कौन सी क्या कैसे क्या चीज है ना। अब पीएचडी की बात यह है कि हमें इतना समझ लेना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक है। महत्वपूर्ण ग्रंथियां, पहली ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि, किसके लिए काम में आएगी? हड्डियों को विकसित करने की। अगली है साहब थायराइड ग्रंथि, इसलिए भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन करने की। पीयूष ग्रंथि सभी लोग जानते हैं किस लिए होती है? लंबाई या शारीरिक विकास को नियंत्रण करने के लिए, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अगली है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल संवेगों पर नियंत्रण के लिए। अगली क्या है आपकी? एंड्रोजन ग्रंथि। एंड्रोजन क्यों? पुरुषों की जनन ग्रंथि होती है, एस्ट्रोजन स्त्री। क्लियर है? ऐसे रट सकते हो। सबसे पहली पैराथायराइड हड्डी विकसित करने के काम में आई, थायराइड भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। पीयूष ग्रंथि क्यों काम में आती है? लंबाई या शारीरिक नियंत्रण करने के लिए। एड्रिनल ग्रंथि संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए, और एंड्रोजन ग्रंथि और एस्ट्रोजन जनन ग्रंथि है। क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला तथ्य है अवस्था पर स्टैनली हॉल ने एसेंस नाम की पुस्तक कब लिखी? 1904 में लिखी। अभी लेने जाओ तो कवर देख लेना, किसने? भाई स्टैनली, साइकोलॉजी वॉल्यूम 1। क्लियर है इतनी सी बात? का चित्र से दिखा दिया है, एसेंस पढ़ने जाओ तो सही किताब ले आओ, गलत मत ले आओ। अगला फैक्ट है रूसो ने एमील नाम की पुस्तक लिखी, जो कि किस पर आधारित है? बच्चों की शिक्षा पर आधारित है। एजुकेशन एक्सट्रैक्ट कंसर्निंग एजुकेशन एक्सट्रैक्ट, और रूसो का पूरा नाम कैन जैक। इतनी सी बात। दो फैक्ट और है। ये बात रही हमारे तथ्यों। आगे हम बात करते हैं कथनों की, स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, यूपीटेट में पूछे जा सकते हैं, तो हम उन कथनों की। पहला कथन है कि साहब 20 शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। शताब्दी का मतलब क्या हो गया? कौन सी है 20 शताब्दी? 1901 से लेकर के 90 तक का समय, इसमें आ जाएगा 20। क्यों कहा? क्योंकि साहब बालक के विकास के क्रम में बहुत से योगदान दिए। शताब्दी ने इतना मनोविज्ञान का विकास हुआ जिससे कि बालक के ऊपर ही निर्धारित हुआ, तो साहब इसको कह दिया 20वीं शताब्दी ही बालक की शताब्दी है। कथन किसका है? अगला कथन शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। कथन किसका है? वैलेंटाइन का कथन है। अगला, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। कथन किसका है? सिगमंड फ्राइड का। वो जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। एक यही कथन होगा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। कथन है गुड एनफ का। एक और कथन ले लो कि बालक का मस्तिष्क कोरिस्लेट की तरह होता है और समाज या वह उस पर अपने अनुभव लिखता है। ये कथन किसका है? जॉन लॉक। जरा इन कथनों की ओर। अगला एक कथन और लो, बालक अपने प्रारंभिक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। कथन किसका है भाई? कैसेल का कथन है। इन सभी कथनों के ऊपर अगर मैं यहां से थोड़ा ध्यान दूं, ये कथन मुझसे शैशवावस्था की ओर इंगित कर रहे हैं। शैशवावस्था जीवन का सबसे पूर्ण काल है। वैलेंटाइन कहते हैं कि सीखने का आदर्श काल है, बिल्कुल सीखने का आदर्श काल है, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कौन सी है? हमारी शैशवावस्था है। बालक को जो कुछ बनना है 4-5 वर्षों में बन जाएगा। बालक अपने प्रारंभिक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेगा। बालक कोरी स्लेट की तरह है, समाज पर अपने अनुभव लिखेगा, और बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। क्लियर इतनी सी बात? अगले स्टेटमेंट, अगला कथन है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये तो अवस्थाओं के कथन है, तो इनको तो सीधे सीधे हट ही सकते हैं हम लोग कि बाल्यावस्था के तो बहुत से तुमने उपनाम रट लिए, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, समूह की आयु, टोली की आयु, गैंग एज, गंदी अवस्था, स्फूर्ति अवस्था, और साथ में एक और डाल दो कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कथन किसका? पोल एवं ब्रूस का कथन है। कथन किसका? पोल एवं का। आगे चलते, प्रियांशु यादव कह रहे हैं मजा आ रहा है पढ़ने। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ही आएगा, देखिए तो हम खड़े ही हैं, एंटरटेनमेंट करेंगे तुम्हारा, है ना। पढ़ लो पढ़। चलो, बाल्यावस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं, शारीरिक और मानसिक स्थिरता।
शारीरिक और मानसिक स्थिरता ये कौन कहता है? रॉस कहता है। क्यों आएगी स्थिरता? बिल्कुल आएगी साहब। हमने अभी पहले जब कथन वो तथ्य पढ़े तो उसमें पढ़ा कि जो बालक का विकास है सहसावस्था में तीव्र से, बाल्यावस्था में मंद गति से और किशोरावस्था में तीव्र गति से चलता है। बाल्यावस्था में रॉस कहते हैं कि भाई साहब केवल शारीरिक विकास ही नहीं, संग में विकास भी क्या हो जाएगा? थम जाएगा, रुक जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा। साहब बाल्यावस्था की दो प्रमुख विषय रॉस ने बताया अपने कथन में कि पहला है शारीरिक स्थिरता और दूसरी है मानसिक। बहुत अच्छे। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। कथन है स्ट्रेंथ का, मतलब टीपो से लेकर के, दौड़ से लेकर, और सिपाही से लेकर के, नारियल गोला से लेकर के, इनसे सब खिलवा लो। 10 वर्ष के बालक ऐसे ऐसे खेल निकाल देंगे कि जो कभी सोचे ही ना। है चलो, किशोरावस्था नए जन्म का काल है। कथन किसका है? स्टैनले हॉल का कथन। और स्टैनले हॉल का ही कथन है बहुत प्रचलित है, किशोरावस्था प्रबल तनाव, तूफान से एवं दबाव का काल। अगला एक कथन है विलियम हेनरी किलपैट्रिक का कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। हमें किशोरावस्था के अब कथनों पे आ गए। किशोरावस्था कथनों में हमें क्या ध्यान रखना है कि साहब किशोरावस्था नए जन्म का काल है, स्टैनली हॉल। किशोरावस्था प्रबल तनाव, तूफान, संघर्ष एवं दबाव, तूफान का काल है, ये साहब स्टैनली हॉल का कथन। और किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक का कथन। विलियम हेनरी किलपैट्रिक कौन थे? जल्दी से कमेंट में बता दो, कोई बताएगा किसके शिष्य? कोई बता दे जल्दी से, कमेंट में बताएगा, ठीक है ना। और नहीं आएगा तो क्लास के एंड में मैं बता दूंगा। किशोरावस्था सहस्रावस्था की पुनरावृत्ति है, तो उसका कथन है बिल्कुल सहस्रावस्था पुनरावृत्ति, किशोरावस्था पुनरावृत्ति है। क्यों? क्योंकि जैसे क्रियाक्रम बालक सहस्रावस्था में, लगभग कुछ चीजें वैसी की वैसी ही हमें किशोरावस्था में भी वो मिल जाती। क्लियर है? चलो, क्यों? जैसे विकास की गति सहसावस्था में चलनी है उतनी ही किशोरावस्था में। अगला काम भावना। काम भावना मतलब विपरीत प्रति आकर्षण, और विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण सहस्वावस्था में भी बालक का उतना ही होता है और किशोरावस्था में भी उतना ही होता है। सहसावस्था में उदाहरण एक समझ लेना, कोई भी बालक जो छोटा बालक होगा, जो बालक होगा वो माँ की गोद में भग करके जाएगा और बालिका अपनी पिता की गोद में भग कर चली जाती है। ये उसकी किस भावना को दिखाता है? काम भावना को। क्लियर है इतनी सी बात? आगे चलो, तो इसी के आधार पर रॉस कह देते हैं अवस्था सहसावस्था की पुनरावृत्ति। अगला कथन है कि काम का तो नहीं, पुरावस्था का अवश्य ही सत्य है। कथन कौन है? रॉस। क्लियर है? आगे चलो, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक रूढ़ावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। कथन किसका है साहब? मुनरो का कथन है। कथन किसका है? अगला, परिवार बचपन का घर है। कथन किसका है? एडम मारिया मॉन्टेस। और लास्ट और अंतिम कथन है खेल का निर्माण बालक का निर्माण स्थल है। कथन किसका है? एफ स्किनर का कथन। इतनी सी बात। एफ स्किनर मतलब ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। एक कथन और जोड़ लेना। हाँ, प्रियांशु यादव कह रहे हैं जॉन ड्यूवी के, उज्जवल यादव जॉन ड्यूवी, बिल्कुल साहब, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। कुमारी कह रही हैं सर आज से ही क्लास स्टार्ट हुई है। नहीं मैम, कल एक इसका भाग एक और पहुंच गया है, आप लोग वहां देख सकते हैं। और उज्जवल यादव, प्रियांशु यादव, आपका बिल्कुल उत्तर सही है कि विलियम हेनरी किलपैट्रिक जॉन ड्यूवी के शिष्य और अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। और प्लेटो के गुरु सुकरात, है ना। ये हमने पूछा क्यों? क्योंकि अभी हम जब पेडागोजी पढ़ेंगे तो पेडागोजी में पढ़ेंगे हम क्या? पेडागोजी में पढ़ेंगे प्रयोजना विधि। कौन सी? प्रोजेक्ट विधि की प्रयोजना विधि। एक है प्रोजेक्ट प्रणाली और एक है प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि। दोनों में अंतर क्या है? जो प्रोजेक्ट प्रणाली है, प्रणाली का अर्थ है कि जहां से ही व्यवस्था चालू हो गई कि प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, तो ऐसा कहने वाले या इस तथ्य को रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं जॉन ड्यूवी। लेकिन धरातल नहीं दे पाए, ग्राउंड नहीं दे पाए, और उसी चीज को धरातल पे उतारेंगे कौन? विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जिनका कौन सा कथन है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ध्यान रखना, अच्छा कथन है। गुड, आगे चलते हैं। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, बी का कथन है। एक कथन और जोड़ना चाहो तो यहाँ लिखने में रह गया है, बहुत प्रचलित कथन, स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है। कथन किसका है? अरस्तु का। क्लियर इतनी सी बात? ये थी हमारी आज की क्लास, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही लेते हैं कि गुड इवनिंग माधुरी, बड़े एंड में आके जुड़े हैं आप लोग। दूसरी चीज एक ये है कि साहब सुपर जीनियस लाइव चैनल
पर अगर आप टेट का पूरा बैच लेना चाहते हैं तो ऐप पर मिल जाएगा। और बहुत जल्दी ये सारी की सारी वीडियो अपने चैनल पर बी टीचर करके जो क्रिएट किया है, जहां आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दोनों की जानकारी मिलती रहेगी। फिर इतनी सी बात, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको एक नए हमारा चैनल है जिस पर सीडी पर आप फेसबुक कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट का पेज है www.facebook.com/b और टेलीग्राम पर कनेक्ट होने के क्या आप 93 12 12 68 81 पर व्हाट्सएप कनेक्ट हो सकते हैं और वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।